हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप सब अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 6 जनवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यूपीएससी 2025 के लिए एज वेल एज जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सब के लिए भी। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर इन करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, एमसीक्यूज अगर बनाए जाते हैं, तो किस तरह से बनाए जा सकते हैं ताकि आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड अगर मेंस आंसर राइटिंग में आपने कहीं इस डाटा का यूज करना है, तो कैसे आप इस डाटा का इस्तेमाल करें कि एक इफेक्टिव आंसर बनकर तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप फेच कर सकें। सो काफी कुछ है आज के सेशन में जानने के लिए एंड डजेंट मैटर आप अपनी प्रिपरेशन के किस लेवल पर हैं, बट यू कैन टेक अ गारंटी फ्रॉम मी कि ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्हांस करेगा। तो इसी नोट पे बिना किसी देरी के अब हम लोग 6 जनवरी 2025 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। चलें तो पहला न्यूज़ देखते हैं। पहले समाचार में हमको इंडिया और फ्रांस की डिफेंस डील्स के बारे में बात करनी है। ये न्यूज़ ना सिर्फ यूपीएससी मगर जितने भी आपके एग्जामिनेशंस हैं जिसमें डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ आती है, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एनडीए हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत काम की है। और दूसरे एग्जामिनेशंस में जैसे रेलवे, एसएससी, इसमें भी इसके आने की, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो देखते हैं। समाचार ये है कि भारत और फ्रांस के बीच में दो बहुत बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स या फिर रक्षा सौदे जो हैं, जो पाइपलाइन में हैं, वो लगभग लगभग फाइनलाइज हो चुके हैं और उनके ऊपर आखिरी निगोशिएशंस चल रहे हैं। एंड पूरी कोशिश की जा रही है कि अगले महीने यानी कि फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जब फ्रांस जाएं, उसके पहले पहले ये डील्स फाइनलाइज हो जाएं, ताकि मोदी जी फिर वहां पर जाएं और फिर इन डील्स के ऊपर साइन कर कर फाइनली इनको पब्लिक के सामने अनाउंस किया जा सके। तो इस तरीके की दो बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स हैं और इन डील्स को लेकर इंडिया और फ्रांस के बीच में निगोशिएशंस अपने फाइनल राउंड में पहुंच गए हैं। नेक्स्ट मंथ प्राइम मिनिस्टर फ्रांस जा क्यों रहे हैं, तो उसका जवाब है फ्रेंच प्रेसिडेंट के द्वारा एक समिट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के नाम से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के नाम से इस समिट में फ्रेंच प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया है, तो उसमें फिर इनको वहां पर शिरकत करने जाना है। अब उसी मौके का फायदा उठाते हुए ये डील्स फाइनलाइज हो गई हैं, इनके ऊपर साइन हो गए हैं, इस तरीके का अनाउंसमेंट भी करने की इच्छा है दोनों सरकारों की। तो एकदम लास्ट आप कह सकते हैं लेग पर इन दोनों डील्स के बीच में, इन दोनों डील्स के बारे में दोनों देशों के बीच में निगोशिएशन अभी जारी है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी डिफेंस डील्स के बारे में बात हो रही है, तो इसका जवाब है, एक तो हम लोग 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं। इसको समझिएगा, एक तो हम लोगों ने फ्रांस से इसके पहले 36 राफेल फाइटर जेट्स खरीदे थे अपने एयरफोर्स के लिए, वो बात नहीं है। इसके अलावा एडिशनली हम लोग अब 26 मरीन यानी कि हमारी नेवी को ध्यान में रखते हुए मरीन फाइटर जेट्स ले रहे हैं, जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो एक तो इनका निगोशिएशन चल रहा है, परचेस ऑफ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट्स नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। दूसरा, 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन्स के बारे में बात हो रही है, यानी कि एक कैटेगरी होती है सबमरीन्स की जिसको बोला जाता है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। इस तरीके की 6 सबमरीन्स के बारे में भारत और फ्रांस के बीच में पहले एक समझौता हो चुका है और उसमें कुछ सबमरीन्स हमको डिलीवर भी हो गई हैं। अब वैसी 3 और सबमरीन्स के बारे में बात हो रही है। तो ये जो दो सौदे हैं, इनके ऊपर फाइनल नेगोशिएशंस चल रहे हैं एंड दोनों मिलाकर इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो लगभग $10 बिलियन के आसपास जाएगी। तो काफी बड़ा मसौदा है, काफी बड़ा समझौता है। फ्रांस को काफी मोटा पैसा इसमें कमाने को मौका मिल रहा है एंड इतनी बड़ी डिफेंस डील हो रही है तो दुनिया भर की नजरें भी इसके ऊपर जाएंगी जाएंगी। तो इन सारी चीजों के चलते ये न्यूज अपने लिए काम की बन जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है। अब क्वेश्चन उठेगा कि या फिर ये आखिर अगर आप ये 26 राफेल जहाज खरीद रहे हो, मरीन फाइटर जेट्स, राफेल एम मरीन फाइटर जेट्स अगर ले रहे हो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, तो क्यों ले रहे हो? या फिर ये 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स अगर ले रहे हो एडिशनल, पहले आपने 6 खरीद ली हैं, उस पर अब 3 और ले रहे हो, तो क्यों ले रहे हो? इन सवालों के थोड़े से हम लोग अब जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले राफेल मरीन या फिर राफेल एम के बारे में बात करते हैं। ये जो 26 जहाज खरीदे जाने हैं, इसमें से 22 जो है वो सिंगल सीटर रहेंगे, यानी कि एक पायलट इनको उड़ाएगा, और जो 4 जहाज हैं वो ट्विन सीटर रहने वाले हैं। ये ट्रेनिंग जहाज रहेंगे, इनके ऊपर हम अपने फाइटर्स को, अपने जो फाइटर पायलट्स होते हैं उनको ट्रेन करेंगे कि ये राफेल उड़ाया कैसे जाता है। जब एक बार आप ट्रेन हो जाओगे अच्छे से, आप बढ़िया तरह से
चलाने लगोगे तब फिर ये जो 22 आपके सिंगल सीटर जहाज हैं इनमें से फिर कोई एक आपको उड़ाने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ये 26 जहाज जो है लिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये 26 जहाज खरीदे क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह यह है कि नेवी काफी लंबे वक्त से डिमांड कर रही है कि भाई हमको एक ट्विन इंजन का जो है फाइटर जेट चाहिए जिसको हम लोग अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रख सकें। 2 इंजन वाला एक फाइटर जेट हमको चाहिए। अब नेवी की इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिजिनसली जो है अपने ट्विन इंजन वाले फाइटर जेट्स नेवी की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए वो डेवलप करे। मगर अभी तक क्योंकि उसका डेवलपमेंट पूरा हो नहीं पाया है और कब वो डेवलप होकर तैयार होगा, कब फिर वो फाइनल उसके टेस्टिंग और ट्रायल्स होंगे और फाइनली कब जाके फिर वो नेवी में इंडक्ट होगा, लंबा प्रोसेस है। तो इस टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि बड़ा एक क्रिटिकल गैप आ गया है। अभी नेवी के पास में जो जेट्स हैं वो पुराने पड़ रहे हैं, प्लस वो नाकाफी हैं, प्लस जो नए आपके इंडिजिनस जेट्स आने वाले हैं वो अभी अंडर डेवलपमेंट में है, कब डेवलप होके तैयार होंगे कुछ अते पते नहीं है अभी। तो इन सारी चीजों के चलते अब ये जो गैप आ गया है, एक तो आपके जेट्स पुराने हो रहे हैं जो भी सर्विस में है, धीरे धीरे उनको रिटायर करना पड़ रहा है, नए वाले जहाज जो आप खुद बनाने की कोशिश में लगे हुए हो उनके अभी कुछ अते पते नहीं है। तो इस गैप को भरने के लिए फिर ये आपके जो राफेल जहाज हैं, ये राफेल मरीन जहाज जो है इनको लिया जा रहा है ताकि जब तक ये बनकर तैयार नहीं होते और सर्विस में नहीं आते तब तक कम से कम हमारा जो है किसी तरीके से सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो और हमारे जो भी नेवी के ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिवली अच्छे से किए जा सके, इसलिए ये 26 राफेल मरीन जहाज खरीदे जा रहे हैं। एंड एक बात और, आज की तारीख में हमारी जो नेवी है वो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करती है। एक हमारा आईएनएस विक्रमादित्य है जो रशिया ने बनाया था, उन लोगों से फिर हमने खरीदा है, और दूसरा हमारा इंडिजिनियसली बिल्ड आईएनएस विक्रांत है। तो 22 जहाज लिए जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 11-11 जहाज या तो दोनों के ऊपर रखे जाएंगे या जो भी प्रोपोर्शन में हो। आईएनएस विक्रमादित्य ज्यादा बड़ा है तो हो सकता है 11 की जगह 14 या 16 रख दिए जाएं और बचे हुए जहाज आपके आईएनएस विक्रांत पे रखे जाएं। जो भी है, पॉइंट यह है कि इन दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर ये जो 26 आपके राफेल मरीन आने वाले हैं इनको डिप्लॉय किया जाएगा। तो एक तो ये खबर हो गई। अब ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन की बात है, थोड़ा इस पे भी डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला सवाल तो ये कि ये स्कॉर्पियन सबमरीन्स होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। डीजल और इलेक्ट्रिकल बेसिस पे चलने वाली ये सबमरीन्स होती हैं। इंडिया और फ्रांस ने इनको मिलकर जॉइंटली जो है प्रोड्यूस किया था। 6 सबमरीन्स का समझौता हुआ था, उसमें से 5 सबमरीन्स डिलीवर की जा चुकी हैं और एक और सबमरीन है लास्ट वाली, वो शायद इस महीने में 15-20 तारीख के आसपास तक डिलीवर की जाएगी। अब ये सर्वे, क्योंकि इसमें से कुछ सबमरीन्स जो हैं वो आपका सर्विस में आ गई हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, एक तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, दूसरा और भी कुछ रीजंस हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी डिसाइड किया है कि यार 6 की जगह 9 हो तो ज्यादा बेहतर है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 नई एडिशनल सबमरीन्स का रीऑर्डर दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है, उसकी पहली वजह तो ये कि फिर वही बात कि हमारी जो नेवी की फ्लीट है वो पुरानी पड़ रही है, उसकी एज होती चली जा रही है और फाइनली उसको जल्दी जो है रिटायर करना है। यहाँ पे बात हो रही है आपकी पनडुब्बियों की, सबमरीन्स की। सबमरीन्स में आपके पास एक तो वैसे भी बहुत ज्यादा सबमरीन्स अभी है नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी है वो पुरानी पड़ती चली जा रही है और उनको करना पड़ेगा रिटायर। दूसरा ये कि जब ये सबमरीन्स रिटायर हो जाएंगी तो सबसे टॉप नॉच की जो सबमरीन्स हम लोग अपनी नेवी में डिप्लॉय करना चाहते हैं, उन सबमरीन्स को बनाया जा रहा है एक प्रोजेक्ट के तहत में जिसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। अब ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि दुनिया जहां की सबसे एडवांस 6 सबमरीन्स जो हैं हम लोग बनाकर अपनी नेवी में शामिल करेंगे। मगर ये फिर वही दिक्कत कि यहाँ पर अब कब ये सबमरीन्स बनेंगी, कब ये आपका टेस्ट होंगी और कब ये नेवी में आएंगी, इस बीच में आपका जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एजिंग फ्लीट है वो रिटायर हो जाएगी। तो इस समस्या के चलते हुए एक तो इसकी जरूरत पड़ गई है। दूसरा ये कि ये जो आपकी स्कॉर्पियन सबमरीन है ये काफी इफेक्टिवली और अच्छा जो है ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही हैं। जल्दी ये बनाई जा सकती हैं क्योंकि पहले से आपको पता है कि कैसे बनाया जाना है, जल्दी इनको इंडक्ट किया जा सकता है और नेवी के जो भी ऑपरेशंस करने के लिए फिर आपको सबमरीन की जरूरत पड़ती है वो ऑपरेशंस ये हमको परफॉर्म कर दे रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इनको हम लोगों ने ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं इसका हम लोगों ने एक तरीके से रीऑर्डर दिया है कि फ्रांस से बोला है कि भाई 3 और हमको इस तरीके की चाहिए। इसके पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 सबमरीन जो है इसमें बिल्ड की जा चुकी हैं, 5 पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं और आखिरी वाली जो है जिसका नाम है आईएनएस वाकशीर, इसको इसी महीने की 15 जनवरी को कमीशन किया जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात दिख रही है कि एक जगह आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो रहे हैं,
और एक जगह फ्रांस के साथ में आपके रक्षा समझौते हैं जो डिलीवर हो गए। 2016 में हम लोगों ने फ्रांस या 15 या 16 में हम लोगों ने फ्रांस के साथ में राफेल का समझौता किया था और आज की तारीख में 36 राफेल जहाज जो हैं वो भी आ चुके हैं। इसी तरह से ये समझौता भी जब हुआ था, इनमें 6 सबमरीन्स का तो 5 बनाकर डिलीवर कर दी गई। अब उसी की जगह चाहे हम लोग किसी और से ले रहे हों, चाहे खुद बना रहे हों, वहां पे हमारे प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमको एक बात समझ में आती है कि फ्रांस जो है रिलायबल पार्टनर है, जल्दी डिलीवर कर देता है, टाइम से डिलीवर कर देता है एंड इनके साथ में डिफेंस डीलिंग कंपैरेटिवली बाकी देशों की अपेक्षा आसान है। जैसे अभी अमेरिका के साथ में एक दिक्कत फंसी हुई है कि हम लोगों ने उनके एक जनरल इलेक्ट्रिक या फिर ऐसी कोई कंपनी है, उससे हम लोगों ने कोई इंजन खरीदने की डील करी थी, पैसे वैसे सब दे दिए हैं, बट वो कोई ना कोई टेक्निकलिटी लगा के उसको अटकाए जा रहा है, उसकी डिलीवरी नहीं कर रहे। तो इस तरीके की समस्या जो है फ्रांस के साथ में नहीं आती। तो फ्रांस एक अच्छा रिलायबल पार्टनर है और उसका प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए भी जो है सबमरीन्स की डील इनके साथ में की जा रही है। अब यहां से भी अपने को ध्यान रखना है, ये जो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, इनके नाम क्या क्या है। सबसे पहला है आईएनएस कलवारी, दूसरा है आईएनएस खंडेरी, तीसरा है आईएनएस करंज, चौथा है आईएनएस वेला, पांचवा है आईएनएस वागशीर और वगीर और आखिरी है आईएनएस वागशीर। इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि भाई ये क्या है, कलवारी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर। तो याद रखना है सबमरीन्स हैं। किस तरीके की सबमरीन्स हैं? स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। किसने बनाई है? तो इंडिया और फ्रांस ने ज्वाइंटली मिलकर डेवलप करी है। कितनी सबमरीन्स इस तरीके की सर्विस में है? आज की तारीख में 5 है। इस महीने के अंत तक 15 जनवरी को अगर कमीशन हो रही है तो ये महीना खत्म होते होते 6 सबमरीन्स हो जाएंगी, प्लस इसमें 3 का ऑर्डर और रीऑर्डर एक तरीके से कहना चाहिए दे दिया गया। ये अच्छा एक चीज और कि इनको किस प्रोजेक्ट के तहत में बनाया गया था, तो ये सबमरीन्स बनी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत में। अब मैं आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए फिर से बता रहा हूं, प्रोजेक्ट 75 के तहत में स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनी थी और एक अगला प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट 75 आई। इसके तहत में 6 सबसे एडवांस सबमरीन्स बनाने का हम लोगों ने समझौता किया है। अभी उसके ऊपर मगर काम धंधे हो नहीं पा रहे हैं, तो 75 आई अलग है और प्रोजेक्ट 75 अलग है, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट 75 में जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं वो डिलीवर हो चुकी हैं। 75 आई में अभी तक सबसे एडवांस किस्म की जो सबमरीन्स बनाने की बातचीत है और वैसा भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो ध्यान रखिएगा। 75 प्रोजेक्ट अलग है, 75 प्रोजेक्ट अलग है और दोनों नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, ये प्रोजेक्ट 75 के तहत में इंडियन नेवी और फ्रेंच कंपनीज ने कोलैबोरेट किया एंड डीजल इलेक्ट्रिक बेस, यानी कि डीजल के बेसिस पे भी चल सकती है और इलेक्ट्रिसिटी पर भी चल सकती है, इस तरीके की आपकी जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाकर तैयार करी। खासियत क्या है? लॉन्ग रेंज की जितनी टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ये सब इसमें डिप्लॉय लगाई जा सकती हैं। एडवांस सोनार्स जो हैं इसके ऊपर माउंट किए गए हैं। इसमें बकायदा आपको स्टेल्थ कैपेबिलिटीज भी मिलती हैं ताकि ये पकड़ में ना आए, और स्पाइंग के ऑपरेशंस करने हैं, कहीं पे कोई कॉम्प्लिकेटेड नेवल ऑपरेशन करना, उन सब चीजों को करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब इसमें से क्वेश्चंस किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट हुआ था, ये कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया गया था। इसमें करवाया क्या जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेरियस जो टूल्स हैं उसका इस्तेमाल इंसानियत के लिए कैसे बेहतर तरह से किया जा सकता है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट यहाँ पे किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही से बन सकता है कि पीएम रिसेंटली एआई से रिलेटेड किस समिट में हिस्सा लेने कहां गए थे? फ्रांस गए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस देश के साथ में हमारी ये भी डिफेंस की डील्स हुई हैं नेवी के रिलेशन में? याद रखना है फ्रांस। और कौन कौन सी डील हुई हैं? तो 26 आपके जो राफेल जहाज हैं, राफेल मरीन्स, उनको लेकर, और 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का फिर से हम लोगों ने रीऑर्डर दिया है। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स पहले से खरीद रखी हैं, उस पर हम लोगों ने 3 और मंगवाई हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब बाकी इसमें एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेवी आज की तारीख में कितने आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स अभी चला रही है, ऑपरेशन में है? उसके जवाब हो जाएगा 2। एक है आईएनएस विक्रमादित्य और दूसरा है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य रशियन मेड है और आपका आईएनएस विक्रांत जो है वो हम लोगों ने खुद बनाया है, वो इंडिजिनसली बिल्ट है। देन कि ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स किस तरीके की सबमरीन्स हैं, या ध्यान रखना है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, किसके साथ मिलकर बनाई हैं? जवाब हो जाएगा फ्रांस के साथ में मिलकर इन सबमरीन्स को डेवलप किया गया। चले, तो इतने सवाल जो है यहां से अपने बनकर तैयार होते हैं। यूपीएससी के अलावा सीडीएस, एनडीए
और डिफेंस के जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं प्लस एसएससी और रेलवे में यहाँ से आपके एमसीक्यू आने की संभावना है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। चले, तो ये हो गया ये समाचार। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इस न्यूज में अब हमको बात करनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हमारी जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें जो राइटिंग स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी, जो लिपि इस्तेमाल की जाती थी लिखने की, उसके बारे में। तो इंडस वैली स्क्रिप्ट को हम लोग इस न्यूज में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो कि इसको डिस्कस क्यों करना है करंट अफेयर्स में, उसका जवाब यह है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब ने रिसेंटली एक घोषणा करी है और उसमें उन्होंने ये बोला है कि जो भी व्यक्ति इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जिसको कई बार हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो भी एक्सपर्ट व्यक्ति या फिर अगर कोई संस्था कोई भी अगर इस स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने में यानी कि पढ़ लेने में अगर कामयाब होता है, तो उसको 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रुपयों का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, लिखने की जो लिपि है, उसको डिसाइफर कर सकने में कामयाब होते हैं, दूसरे शब्दों में उसको पढ़ सकने में उनको कामयाबी मिलती है। तो ये तो हो गया समाचार। अब इंडस वैली स्क्रिप्ट क्या है, क्यों इसको इस तरीके के ये डिक्लेरेशन किए जा रहे हैं कि भाई जो भी पढ़ेगा उसको फिर इतने 10 लाख रुपए मिलेंगे, क्यों किया जा रहा है, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये तो अपना समाचार हो गया। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि इंडस वैली की स्क्रिप्ट है क्या। सिंधु घाटी की खुदाई में काफी सारी चीजें मिली, वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट हमको देखने को मिला है, जिसको हम लोग इंडस वैली की सील बोलते हैं। सील में हमको इस तरीके के एक पर्टिकुलर लिपि जो है वो देखने को मिली है। सील का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आपका स्क्वायर शेप में या किसी और शेप में आपको कोई एक टुकड़ा मिल, एक स्टेटाइट करके पत्थर होता है, उसके अलग अलग टुकड़े मिले हैं, उसके ऊपर कुछ आकृतियां बनी हुई हैं और कुछ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे एक योगी की तरह बैठा हुआ है और उसके सर के ऊपर कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर एक व्यक्ति 2 टाइगर्स को ऐसा लग रहा है अपने हाथ से रोक के खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर शायद एक हिप्पोपोटामस है और साथ में कुछ जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो अलग अलग आर्टिफैक्ट्स में ये जो लिखाई हमको देखने को मिली है, ये जो लिखने का पहले तो लग रहा था कि कोई डिजाइन है, मगर जब बाद में समझ में आया कि यार कुछ अक्षर जो है वो या कुछ जो आपके यहाँ पे चिन्ह है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे एक ये वाला एक इस तरह से गोला बना हुआ है और उसके अंदर यूं इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो है इस तरीके का पैटर्न बना हुआ है। ये अक्षर बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। यू जैसा एक स्ट्रक्चर जिसमें यहाँ पे कुछ बना हुआ है, यहाँ कुछ बना हुआ है, ये बहुत रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग जब आपको ये देखने को, पहले तो ये लगा कि डिजाइन है ये, बाद में मगर जब ये दिखा कि यार कुछ जो इस तरीके के जो चिन्ह है या फिर अक्षर हैं या शब्द हैं जो भी हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, वहां से अपने को समझ में आया कि यार ये जो है ये लिपि है, ये स्क्रिप्ट है, ये लिखने के लिए जो है इस्तेमाल होती थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखने के लिए इस लिपि का इस्तेमाल करते थे। ये कोई डिजाइन नहीं है, ये एक लिपि है। तो यहां से अपने को पता चला कि ये लिपि है। जैसे यहाँ पे देखिए यूनिकॉर्न जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके सर के ऊपर भी ये लिपि लिखी हुई है। अब परेशानी यह है कि इस लिपि को हम लोग आज तक पढ़ सकने में कामयाब नहीं हुए। स्टडी करते करते हमको ये तो समझ में आ गया है कि ये अलग अलग अक्षर जो हैं कौन कौन से हमको मिल रहे हैं, वो तो हम लोगों ने सारे अपने यहाँ पे बना लिए हैं। ये अलग अलग स्क्रिप्ट्स के ऊपर जो अक्षर बने हुए हैं या जो शब्द या फिर चिन्ह जो भी हैं ये बने हुए हैं, उनको हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ करके देख लिया कि कौन कौन से जो है यहाँ पर चिन्ह या फिर ये स्क्रिप्ट के अक्षर जो है वो निकल निकल कर हमारे सामने आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की तारीख तक हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए। अब क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं पाए तो हमें पता नहीं है इसमें लिखा क्या है। अब पता नहीं है लिखा क्या है, तो इसके चलते हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को और ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। अब अपने इतिहास के बारे में, अपने अतीत के बारे में जानने में हर इंसान की दिलचस्पी होती है, तो इतिहासकार लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इसको पढ़ लिया जाए। अब एंशियंट इस तरीके की लिपीज जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम पढ़ नहीं सकते, मगर अगर उनको अब किसी तरीके से उनमें क्या लिखा हुआ है, ये जो जानने की प्रक्रिया होती है, इसे बोला जाता है डिसाइफरमेंट। तो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है इसके डिसाइफरमेंट को लेकर जोर शोर से काम चल रहा है। अब यहाँ पे जो आपके सीएम साहब हैं तमिलनाडु के, उन्होंने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी, तो ये अपने आप में और ज्यादा मोटिवेशन के तौर पे काम करेगा। और ज्यादा लोग जो हैं इसमें अपनी तरफ से एफर्ट्स मारेंगे और ज्यादा जो है उनको मोटिवेशन मिलेगा कि यार अगर हम लोग डिसाइफर करते हैं तो 10 लाख रुपए हमारे हाथ में आएंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जो है बड़े लेवल पर काम चालू है। अब पॉइंट उठेगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को इसमें क्या मजा आ रहा है, किसी दूसरे राज्य का चीफ मिनिस्टर भी कर सकता था। और अगर ये स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर भारत सरकार भी इसके डिसाइफरमेंट के लिए इस तरीके के किसी इनाम की घोषणा कर सकती थी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर नहीं, आखिर अल्टीमेटली ऐसा क्यों किया?
जवाब यह है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, इसके बीच में और जो द्रविड़ भाषाएं हैं, खासतौर पे अगर तमिल की बात की जाए या दूसरी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, इनके बीच में बड़े स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस पाए गए। इनफैक्ट हमारे इतिहासकार यहाँ तक बोलते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, इसमें जो भी भाषा लिखी जा रही है वो द्रविडियन है। कई लोग हालांकि ये बोलते हैं कि जब तुमने इसको पढ़ा नहीं है तो फिर किस बेसिस पर तुम बोल रहे हो कि भाई ये द्रविडियन है, वो एक अलग बहस है। मगर कई लोगों ने, कई हिस्टोरियंस ने ये बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भाषा थी वो द्रविडियन भाषा थी, और आज की तारीख में द्रविडियन भाषा भारत के जो साउथ के 4 स्टेट्स हैं उनमें बोली जाती है। तो और इनके बीच में बड़े कॉमन कनेक्शंस हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में, द्रविडियन लैंग्वेजेस के बीच में बहुत ज्यादा आपको कॉमन कनेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में अलग अलग जो एंशियंट आपको जो साइन देखने को मिले हैं, गुफाओं में, लिटरेचर में, इधर उधर बहुत जो पुराने जमाने के एंशियंट जो साइन देखने को मिले हैं, उसे बोला जाता है ग्राफिटी मार्क्स। अलग अलग जगहों पर जो चिन्ह वगैरह मिले हैं, उन ग्राफिटी मार्क्स के बीच में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके बीच में लगभग 60% के आसपास में समानता पाई गई है। या इस तरह से कहना चाहिए कि 60% जो है चिन्ह आपस में मिलते जुलते हैं, इनके बीच में पैरेलल्स हैं। इसी तरह आर्कियोलॉजिस्ट का यह भी कहना है कि पूरे साउथ इंडिया में जो अलग अलग भाषाओं में जो आपको चिन्ह देखने को मिल रहे हैं पुराने वक्त में, पुराने वक्त की जब बात की जाती है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम हुआ करता था, उतने पुराने पुराने भी अगर आपको चिन्ह देखने को मिल रहे हैं, तो उन चिन्हों में और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसके साइंस में, उसके जो भी आपकी उसमें लिखा हुआ, जो भी उसके सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं, उसमें लगभग 90% के आसपास में समानता है, सिमिलैरिटीज। इससे ये बात समझ में आती है कि आपकी जो साउथ में लैंग्वेजेस हैं, हो सकता है शायद इनका जो उदय है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में हुआ हो, और बाद में फिर जैसे जैसे बाहर से लोग आए हैं, हालांकि आज की तारीख में ये जो थ्योरी है बाहर से लोगों के आने वाली, इसको भी काफी ज्यादा डिबेट किया जा रहा है। मगर ये जो आपके द्रविडियन पार्टीज हैं या जो द्रविडियन आपके कह सकते हैं आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हैं, उनका कहना यह है कि नॉर्थ वेस्ट में ये पूरा कल्चर डेवलप हुआ था, फिर नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन हुए तो ये लोग फिर जो है भागकर आपका साउथ में आ गए, मगर ये अपनी भाषा जो है सब इसको प्रिजर्व करने में कामयाब हो गए। तो इसीलिए नॉर्थ वेस्ट में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है और साउथ में आपकी जो द्रविडियन लैंग्वेजेस हैं, इनके बीच में आपको काफी ज्यादा समानता वगैरह देखने को मिलती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए ये लोग कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से इस स्क्रिप्ट का डिसाइफरमेंट हो जाए, ताकि पता चले कि इसमें क्या लिखा हुआ था, और फिर उससे कंक्लूड किया जा सके कि भाई आपका एक्चुअल में जो है इनकी क्या भाषा थी, क्या इनका कल्चर था, और इनके बारे में आपको जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह फिर उसमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये तो आपका समाचार हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्योंकि स्क्रिप्ट अब न्यूज में आ गई है, तो यहां से हिस्ट्री में सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं जो अपने को ध्यान में रखने हैं, और अगर क्वेश्चन वगैरह आया तो इन्हीं फैक्ट्स वगैरह में से इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के ऊपर सवाल पूछा जाएगा, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहला तो ये कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है, जिसको हम लोग कई बार हड़प्पन स्क्रिप्ट के नाम से भी जानते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो अभी तक हम जितना इतिहास हमको पता है भारत का, एंशिएंट इतिहास हमको जितना पता है, उसके बेसिस पर हम जानते हैं कि ये इंडिया की अब तक की ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम है। यानी कि जो सबसे पुराना तरीका जो हमको लिखने का मिला, जो भाषा लिखने का जो जितने भी आपके तरीके होते हैं, उसमें सबसे पुराना सिस्टम जो है वो इंडस वैली की स्क्रिप्ट है अभी तक। कल को कुछ और डिस्कवरी हो जाए तो कहा नहीं जा सकता, आज की जो है मगर ये कहानी है कि इंडिया का ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है। इट इज अ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट, मीनिंग इट यूजेस इलस्ट्रेशंस एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है। इसका मतलब इसमें अक्षर और शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई हैं और रोमन अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके लिखी गई हैं। हर एक रोमन अल्फाबेट जो है उसकी अपनी कुछ ना कुछ साउंड होती है। अब कुछ रोमन अल्फाबेट्स को मिलाकर आपने एक शब्द बना दिया, उस शब्द को, उन रोमन अल्फाबेट्स को जब आपने उस शब्द के रूप में प्रोनाउंस किया तो एक ध्वनि होगी, उस शब्द का कुछ ना कुछ मतलब होगा। इस तरीके से जो स्क्रिप्ट्स लिखी जाती हैं वो अल्फाबेटिकल स्क्रिप्ट्स होती हैं। मगर इसका उल्टा कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें अक्षर नहीं होते, उसमें ये होता है कि आपके पास हर एक चीज के लिए एक साइन होता है। जैसे चाइनीज स्क्रिप्ट की अगर बात की जाए तो चाइनीज स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, उसमें अक्षर नहीं है जिनको मिलाकर आप शब्द बनाओ और शब्द की मदद से फिर अपनी आप बात कहो। उसमें यह करा जाता है कि आपका जो हर एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक साइन बना दिया है, आपको वो साइन याद रखना है। वो साइन अगर कहीं पे लिख दिया तो फिर वो आपका, तो उस वो साइन अगर आपने कहीं पे लिख दिया तो फिर उसको देखकर आपको समझ जाना है कि यार इसका जो मतलब है उसके बारे में बात हो रही है। इसी तरह से एंशिएंट इजिप्ट की बात की जाए
तो एंशिएंट इजिप्ट में भी आपकी जो भाषा थी वो पिक्टोरियल थी, वहां पे शब्दों का अक्षरों का इस्तेमाल नहीं होता था शब्द बनाने के लिए। वहां पर आपके हर एक जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक साइन का इस्तेमाल किया जाता था, उस साइन को या उस तस्वीर को ड्रॉ कर दिया जाता था और उसको फिर देखकर समझ जाया करते थे लोग बाग कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आपकी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो एक पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, इसमें अक्षरों का इस्तेमाल कर शब्द नहीं बनाए गए, इसमें हर एक ऑब्जेक्ट के लिए एक सिंबल का या फिर एक साइन का इस्तेमाल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि इट इज रिटन राइट टू लेफ्ट इन वन लाइन एंड देन लेफ्ट टू राइट इन नेक्स्ट लाइन। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट, यानी अब जैसे यहां पर अपन जो ये जो भाषा लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, एक लाइन खत्म हो गई तो फिर हम लोग नीचे गए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से फिर राइट हैंड साइड तक लिखने आए। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो यहाँ से इस तरफ लिखी जाती थी, यानी कि जहां से आपने लिखना शुरू किया है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आप लिखते हुए आओगे। अब जब एक लाइन आपकी खत्म हो जाती थी तो फिर आप ये करते थे कि अगली लाइन आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड की तरफ में जाते थे। जब ये लाइन खत्म हो जाती थी तब फिर राइट हैंड साइड से शुरू करके आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आते थे। तो इसको कैसे पढ़ा जाता था, यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इस तरीके से अल्टरनेटिव लाइंस को लिखा जाता था। इंग्लिश में या हिंदी में हम लोग क्या करते हैं आज की तारीख में, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड तक जाते हैं, सेंटेंस खत्म हो गया फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आए फिर राइट हैंड साइड तक गए, सेंटेंस खत्म हो गया फिर लेफ्ट हैंड साइड पर आए फिर राइट हैंड साइड तक गए। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक तो राइट हैंड साइड से शुरू करके लेफ्ट हैंड साइड तक गए, फिर लाइन खत्म हो गई तो यहाँ पे अब इधर ना आने की अपेक्षा इन्होंने यहाँ से शुरू कर दिया, यूं लिखा, यहाँ जब खत्म हो गया तो फिर यूं लिखा, और इस तरीके से जो है अल्टरनेटिव इन्होंने अपना राइटिंग सिस्टम जो है डेवलप किया था। एक तो ये पॉइंट है जो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं इसलिए इनको अपने को ध्यान रखना है। चले आगे। It has been found on many objects including pottery, seals, bronze tools and clay tablets. तो ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ सिंबल्स कॉमन है, बार बार आपको अलग अलग चीजों पे देखने को मिल रहा है, तो इसके दो मतलब बनते हैं, या तो बड़ी फेमस डिजाइन है या फिर वो कोई भाषा है। डिजाइन वो हो नहीं सकती, इतने इत्तेफाक नहीं हो सकते कि एक ही तरीके की डिजाइन आपको पूरे नॉर्थ वेस्ट में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है, या एक ही तरीके के सिंबल से अलग अलग डिजाइनें बना के मिल रही है, तो ये बात तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा यही है कि वो एक भाषा है जिसका इस्तेमाल उस वक्त में किया जाता था, तो ये भाषा फिर आपको कई सारे ऑब्जेक्ट्स पे देखने को मिली है, बर्तनों पर बनाई गई है जो पॉटरी है, सील्स पे मिली है, ब्रॉन्ज के अलग अलग टूल्स आपको मिले हैं उस पे है, क्ले के कई सारे टैबलेट्स मिले हैं उसके ऊपर है, और भी कई सारी चीजों पर ये भाषा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है हमको देखने को मिलती है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन 1800 बिफोर कॉमन एरा या 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में खत्म हुई, अब एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आउट ऑफ नोवेयर 1800 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास ये शहर के शहर जो है पूरे पूरे वैनिश कर गए, और जैसे ही अब कैसे कर गए उसके बारे में भी आज तक अपने पास में कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, मगर ये शहर वैनिश कर गए। अब जब ये शहर के शहर डिसअपियर कर गए तो उसी के साथ में ये आपकी जो स्क्रिप्ट थी ये भी डिसअपियर कर गई। जनरली होता क्या है, लोग अगर यहाँ से भाग के कहीं और गए होंगे तो लिखने का सिस्टम तो एकदम से डेवलप नहीं किया जा सकता, मगर चलो कहीं और जाके बस गए और किसी और तरीके की भाषा में भी लिखना शुरू कर दोगे तो एक दिन में तो ऐसा होगा नहीं, धीरे धीरे आपकी जो राइटिंग स्टाइल है उससे कोई दूसरी स्टाइल आप डेवलप करोगे, और जो आपकी पुरानी स्टाइल है उसके कुछ तो एलिमेंट आपकी नई स्टाइल में मिलना चाहिए। मगर यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तभी तक देखने को मिलती है जब तक 1800 1900 बिफोर कॉमन एरा के आसपास में, यानी कि लगभग 3900 या 4000 साल के आसपास के 4000 साल पहले ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बड़े बड़े शहर थे जब तक वो लुप्त नहीं होगा, सिर्फ तभी तक ये आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, और उसके बाद ये स्क्रिप्ट भी डिसअपियर कर जाती है, गायब हो जाती है। अब एकदम से ऐसा कैसे हुआ, इसका अपने पास में आज तक जवाब नहीं है। साथ ही साथ अपन आज की तारीख तक जो मैंने आपको बताया कि हम लोग इस भाषा को पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, हम लोग आज तक इसको समझ नहीं पाए, बट राइटिंग स्टाइल से और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के साथ में जो कॉमनैलिटीज निकल कर आती हैं उसके बेसिस पर हम लोग जरूर कह सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट हो ना हो ये द्रविडियन रूट्स रखती है, या यूं कह सकते हैं कि इसका द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। दूसरे शब्दों में शायद द्रविडियन लैंग्वेजेस का जो उद्गम है वो यहीं से हुआ, कॉन्क्रीट तौर पे नहीं कहा जा सकता, मगर हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि शायद ये द्रविडियन स्क्रिप्ट है या द्रविडियन लैंग्वेजेस से मिलती जुलती है। तो इतनी कुछ बातें हैं जो अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो, तो ये हो गया अपना ये पर्टिकुलर समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे, तो ये तो देखिए कोई नहीं पूछेगा कि किसने कितने लाख रुपए का ये किया, ये सारी बातें तो कोई नहीं पूछने वाला। जो भी क्वेश्चंस आने हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट के फैक्ट्स पर ही आने हैं। तो पहला तो ये कि ये स्क्रिप्ट कैसी थी, तो हमको ध्यान रखना है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी। दूसरा, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का ओल्डेस्ट राइटिंग सिस्टम था। तीसरा, इसको लिखा कहां से कहां जाता था, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक एक लाइन में, या शुरुआत राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक होती थी, फिर लेफ्ट टू राइट,
फिर राइट टू लेफ्ट, इस तरह से अल्टरनेट लाइंस में जिगजैग पैटर्न में इसको लिखा जाता था। एंड लास्टली ये स्क्रिप्ट हम आज तक हम लोग इसको पढ़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, मगर हिस्टोरियंस का मानना है कि ये द्रविडियन लैंग्वेजेस के साथ में इसका कॉमन कनेक्शन या कॉमन रूट है। एंड ये कब तक एग्जिस्टेंस में थी, जब तक हड़प्पा की सभ्यता के शहर एकदम से वैनिश नहीं हो गए। 1800-1900 बिफोर कॉमन एरा के 100 सालों के बीच में जब ये शहर खत्म हुआ, उसी के साथ में ये स्क्रिप्ट हमारी पूरी तरह डिसअपियर कर गई है। तो ये हो गई अपनी ये न्यूज, इसमें से इतने जो है क्वेश्चन अपने बनकर तैयार होते हैं। चलें अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें हमको एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू के बारे में बात करनी है। तो समाचार यह है कि महाराष्ट्र में पहली बार, या फिर इस तरह से कहना चाहिए कि पहले ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं जिसमें हमारे एनिमल्स में या वाइल्ड एनिमल्स में बर्ड फ्लू जो है वो देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में 3 टाइगर्स और 1 लेपर्ड की जो है मृत्यु हो गई है। जब फिर उनको जांच की गई, जांच में पता चला कि उनके अंदर H5N1 वायरस था। ये H5N1 वायरस जो है, इसके चलते एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू जो है वो होता है। इसके पहले भारत में बर्ड फ्लू के केसेस मिले हैं H5N1 वायरस के चलते। चिकन्स में काफी बड़ी मात्रा में ये पाया गया है एंड दूसरे भी काफी बर्ड्स में ये देखने को मिला है, बट ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था कि ये जानवरों में या फिर वाइल्ड एनिमल्स में डिटेक्ट हुआ हो। अब ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि एनिमल्स में भी जो है ये बर्ड फ्लू या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, या यूं बोलना चाहिए कि H5N1 का जो वायरस है ये रिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा दुनिया में कहीं पर हो रहा हो कि वाइल्ड एनिमल्स में ये आपका बर्ड फ्लू देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी ऐसे केसेस दूसरे देशों में हुए हैं, भारत में नहीं हुए थे। भारत में पहली बार इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, बट इसके पहले भी ये आपको जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में और वियतनाम में इस तरीके की रिपोर्ट्स आई थी कि कैटल्स में और गोट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में कैटल्स में और गोट्स में ये H5N1 वायरस पाया गया था। एंड वियतनाम में भी जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं, खासतौर पे टाइगर्स में ये वायरस जो है पाया गया था। तो इसके पहले ऐसे केसेस हो चुके हैं, भारत में नहीं हुए थे। भारत में पहली बार ये आपको वाइल्ड एनिमल्स में देखने के लिए मिल रहा है, और इसके चलते 3 टाइगर्स की मृत्यु या फिर 1 लेपर्ड की मृत्यु हो जाना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। अब जब ये खबर ब्रेक हुई कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो जहां पर ये चीज हुई है उस पूरे इलाके को फिर अब सैनिटाइज किया जा रहा है, उस पूरे इलाके को ब्लॉक किया गया है, मूवमेंट्स वगैरह किसी का वहां से होने नहीं दिया जा रहा। इन जो भी जानवर हैं इनकी भी सख्त निगरानी की जा रही है। इनके साथ किसी भी तरह से कांटेक्ट में आने वाले जो मनुष्य हैं उनको भी जो है एक जगह पर आइसोलेट किया गया है, और देखा जा रहा है कि कोई उनमें तो सिम्टम्स वगैरह नहीं पाए गए हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसको किसी तरीके से कंटेन किया जाए। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि ये H5B1 वायरस से होने वाला बर्ड फ्लू होता क्या है। क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना काफी हाई है। तो अब वो एक एक करके हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा और H5B1 बर्ड फ्लू इज अ हाईली पैथोजेनिक वायरस दैट प्राइमरीली सर्कुलेट्स अमॉन्ग बर्ड्स बट कैन इन्फेक्ट मैमल्स। तो ये क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा या H5B1 बर्ड फ्लू एक हाईली पैथोजेनिक वायरस है, काफी तेजी से मल्टीप्लाई होने वाला और फैलने वाला वायरस है। प्राइमरीली किनको अफेक्ट करता है? बर्ड्स को, उसमें भी स्पेशली चिकन्स में ये ज्यादातर देखने को मिलता था, मगर इसमें क्षमता है कि ये मैमल्स को भी इंपैक्ट कर सकता है। ओरिजिनेट कहां पर हुआ था? तो इसकी जो उत्पत्ति है वो चाइना में देखने को मिली थी। 1996 में एक आउटब्रेक हुआ था, और तब वहां पर ये देखा गया था बड़ी मात्रा में वहां के जो बर्ड्स हैं, और फिर वही बात चिकन हो गए, डक्स हो गए, इसमें ये काफी बड़ी मात्रा में उनकी मौतें हो रही थी। जब फिर उनको रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया था, तब ये वायरस जो है पकड़ में आया था। एंड उसके बाद से फिर ये देखा गया है कि बहुत रैपिडली जो है ये इवॉल्व हुआ है, और बहुत रैपिडली इवॉल्व होने के साथ साथ ये दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में ये फैला भी है। कई जगहों से फिर इसके केसेस वगैरह रिपोर्ट हुए। Since 2020, it has spread across Europe, Africa, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड इवन मेनलैंड अंटार्कटिका। तो 2020 की अगर आप बात करेंगे, उसके बाद में भी इसके कई आउटब्रेक्स देखने को मिले हैं, खास तौर पे यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और यहाँ तक कि ये वायरस अंटार्कटिका तक पहुंच गया है। तो इतना तो तय है कि ये इम्पैक्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरा ये कि इस वायरस में जीजीविषा बहुत ज्यादा है, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में और टेम्परेचर्स में सर्वाइव कर जाता है, तभी अंटार्कटिका तक पहुंच गया। नहीं तो इतने सर्द इलाके में जाकर प्राइमरीली इसको मर जाना चाहिए था, या इसको इनएक्टिव हो जाना चाहिए था इतने कम टेम्परेचर में, बट वो चीज भी आपको देखने को नहीं मिली। इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट H5N1 आउटब्रेक इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन गुजरात इन 2015। अपने यहाँ भी इसका आउटब्रेक पहले हो चुका है, बट प्राइमरीली फिर वो बर्ड्स तक या चिकन्स तक ये फोकस था। 2015 में ये चीज जो है हमको देखने को मिली थी, और बड़ी पैमाने में फिर पोल्ट्री वगैरह में
जो बर्ड्स थे जिनको कन्फाइंड रखा गया था उनको फिर हमें मारना पड़ा था इस वायरस के चलते। अब जानवरों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। Wild birds, including endangered species like California condors, have been severely affected by H5N1. The main species, however, affected used to be chicken. जो बात मैंने कई बार रिपीट कर दी कि चिकन जो है प्राइमरीली सबसे ज्यादा इससे इम्पैक्ट हुआ, मगर इसके अलावा बर्ड्स की, वाइल्ड बर्ड्स की काफी सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज वगैरह भी इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई थी। जैसे कि एक कैलिफोर्निया कॉन्डर करके एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इसके विलुप्त होने की हाई चांसेस हैं, उस पर H5N1 ने जो है अच्छा खासा कहर ढाया था एंड बड़ी मात्रा में उसकी जो है मृत्यु हुई थी। उसके बाद में मरीन मैमल्स सच एज सी लायंस एंड डॉल्फिन्स हैव सफर्ड मास डेथ्स इन रीजन्स लाइक चाइना एंड पेरू। तो मरीन लॉयंस और सी डॉल्फिन्स की भी काफी बड़ी मात्रा में चाइना और पेरू के इलाकों में मृत्यु H5N1 के चलते हो चुकी है। Mammals like foxes, pumas, bears in North America and farmed minks in Spain and Finland have also been infected. North America में आपकी जो फॉक्स होती हैं, फॉक्सेस के अलावा जो प्यूमाज हैं एंड बियर्स, इन स्पीशीज पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। लोमड़ी हो गई या प्यूमा हो गए या भालू वगैरह हो गए, नॉर्थ अमेरिका में इससे इम्पैक्ट हुए थे। एंड एक फार्म्ड मिंक्स एक तरीके का उदबिलाव होता है जिसको एक पाला जाता है उसके फर के लिए, खासतौर पे यूरोप में इसको काफी बड़ी मात्रा में जो है पाला जाता है। स्पेन में और फिनलैंड में इनकी जो फार्मिंग होती है वहां पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है इन जानवरों में भी इसका देखने को मिलता है। तो इससे ये बात समझ में आती है कि छोटे से लेकर बड़े, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी आपके स्पीशीज हैं जानवर की, ये उनको इम्पैक्ट करता है काफी ज्यादा, मतलब जो है आप कह सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ये उनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। अब इंसानों के ऊपर कितना रिस्क है इसका, ये भी डिस्कस करते हैं। इंसानों में ये वायरस होने के कितने चांसेस हैं इसको देखते हैं। ह्यूमन रिस्क एंड स्प्रेड फैक्टर्स। व्हाइल रेयर, humans can contract bird flu primarily through contact with infected birds. हालांकि इंसानों में जनरली ये देखा नहीं गया है कि बर्ड फ्लू के चलते बहुत कुछ दिक्कत हो रही हो या बहुत ज्यादा कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हो, मगर हाँ H5N1 इंसानों को पकड़ सकता है। H5N1 से आपके जो ह्यूमंस हैं वो इन्फेक्ट हो सकते हैं, बट प्राइमरीली ये तभी होगा जब आप लगातार इस तरीके के इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में कांटेक्ट में आ रहे हो या फिर उनका मीट आप कंज्यूम कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको बोला, चिकन जब भारत में 2015 में बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था तो बड़ी मात्रा में पोल्ट्री में जो चिकन पाले गए थे उनको फिर जो है मारना पड़ा था। उनकी कलिंग इसीलिए की गई थी क्योंकि अगर फिर उनका कंजम्पशन होता तो उसके चलते ये इंसानों में आने की संभावना बन जाती और फिर एक मेजर आउटब्रेक होता। इससे बचने के लिए फिर उनकी कलिंग की गई थी। उसकी वजह यही है कि प्राइमरीली अगर आप कॉन्टैक्ट में आते हो इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ में या फिर उनके कोई प्रोडक्ट्स को, मीट या फिर किसी दूसरे पोल्ट्री प्रोडक्ट को अगर आप कंज्यूम करते हो, उसका नुकसान होगा। Climate change may exacerbate the spread of the virus, altering bird behavior and increasing interactions between bird species. सर्दियां जैसे ही आती हैं प्राइमरीली तो ये देखा गया है कि क्लाइमेट जैसे ही चेंज होता है, सर्दियों से गर्मी से सर्दी आ रही है या सर्दी से बारिश या बारिश से फिर आपका सर्दियां आ रही हैं, क्लाइमेट चेंज के वक्त में ये आउटब्रेक हमको प्राइमरीली ज्यादा देखने को मिलता है। एंड जब ये एक बार किसी स्पीशीज में हो जाता है तो पकड़ने का सबसे कॉमन तरीका कि भाई आपके जो बर्ड्स हैं या फिर कोई भी स्पीशीज है बर्ड्स की, उनको बर्ड फ्लू लग गया है, उसका सबसे सिंपल तरीका है आप बिहेवियर देखिए, आपको बिहेवियर में जो है चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर एक साथ काफी बड़ी पैमाने में आपको आपके बर्ड्स में या फिर पोल्ट्री में या फिर जो भी आपने पाल रखे हैं उनके बिहेवियर में अगर क्या जो पैटर्न है उसमें अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एंड मौसम उस वक्त में बदल रहा है तो फिर हाई चांसेस हैं कि इनको बर्ड फ्लू ने अपने चपेटे में ले लिया है। एंड ऐसे वक्त में फिर आप भी जो है खतरे में आ जाएंगे क्योंकि आप इन बर्ड्स वगैरह के साथ में लगातार कांटेक्ट में रहेंगे और अगर आप इनको फिर बेचते हैं या इनका कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो फिर उनका जो कंजम्पशन करने वाले लोग हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से खतरे में आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं बर्ड फ्लू को खतरनाक बनाती हैं, मगर ये जो है प्राइमरी सिम्टम्स हैं जो अपने को ध्यान में रखना है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि वो कौन सा स्टेट है जिसमें एनिमल्स में पहली बार इंडिया में बर्ड फ्लू रिपोर्ट हुआ है। जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या इंडिया में बर्ड फ्लू का पहला आउटब्रेक कब हुआ था। जवाब है 2015 में हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला था प्राइमरी। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बर्ड फ्लू कौन से वायरस के थ्रू फैलता है या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा जो है कौन से वायरस के थ्रू फैलता है। जवाब है H5N1, ये हमको याद रखना पड़ेगा। लास्टली इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो चाइना में 1996 में जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। वहां पे एक
आउटब्रेक हुआ और उसके बाद में फिर ये अलग अलग इलाकों में फैल चुका है। कहाँ कहाँ पहुंच चुका है? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नहीं गया, इसके अलावा प्राइमरीली हर जगह यूरोप में पहुंच चुका है, अफ्रीका आ चुका है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और मेनलैंड अंटार्कटिका तक में जो है पहुंच चुका है। अफ्रीका में उतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं, पहुंचा अफ्रीका में भी है बट उतने कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया तरफ ये शायद नहीं गया है, अंटार्कटिका तक में मगर जो है इसके केसेस अपने रिपोर्ट हो चुके हैं। मैमल्स में ये हो सकता है, नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसी तरह ह्यूमंस में बिल्कुल हो सकता है। ह्यूमंस में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कितना होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, मगर अगर आप इन्फेक्टेड बर्ड्स के साथ कांटेक्ट में हो तो आपको ये चीज देखने को मिलती है। कॉमन सिम्टम्स क्या है? बर्ड का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है और जब आपका मौसम बदलता है तब इसके आउटब्रेक्स होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इतने कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह आने की संभावना बनती है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 7 जनवरी 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत ध्यान रखें एंड खुश रहें। थैंक यू। जय हिंद।